अर्नब के केस में आज अर्नब अब एक व्यक्ति नहीं है, अर्नब जी खुद एक मूवमेंट हैं। अर्नब जी ने जिस तरीके से मतलब जो है एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और वो एक तरीके से जो हमारे संविधान की चौथा पिलर जिसे कहते हैं मीडिया, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आज के समय में, उसके फेस हैं आज वो, और उनको दबाए जाने की कोशिश की है। तो जो बाकी तीन जो संविधान की जो पिलर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस केस को देखा जाए और इस केस के अंदर जो है उचित कार्रवाई की जाए। इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये इस्तीफ़ा दें, और ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे कि जो होम मिनिस्टर हैं, पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन वहाँ पे वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। गृह मंत्रालय अभी वहाँ का जो है वो एनसीबी के पास में है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बदनामी हो रही है पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट तक में आज कम से कम 1.5 घंटे उन्हें फटकार लगाई है। एक बदले की भावना से ही हमेशा कार्रवाई करते हैं। तो इस तरीके के जो पब्लिक ऑफिशियल हैं, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हों, आईएएस अधिकारी हों, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है और जिस तरह से वहाँ पर विसंगतियाँ व्याप्त हैं, और उन्होंने एक प्रमुख चैनल के पत्रकार को जिस तरह से घसीट करके अंदर किया, और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी फटकार लगी महाराष्ट्र की पुलिस कमिश्नर को, महाराष्ट्र सरकार को और मुंबई हाई कोर्ट को। तो जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि अब आगे महाराष्ट्र का जो सरकार है, जो कठपुतली सरकार है, उसका सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, और इस पे हम कानूनी राय लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ आचार्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आज सुनवाई चल रही है, जिस तरह से उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं सरकार के जो कठपुतली के रूप में जो महाराष्ट्र पुलिस और बम्बई पुलिस जो काम कर रही थी, उन्होंने जिस तरह से झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए और साक्ष्य के आधार पर जो कोर्ट जो है जजमेंट देता है, तो बड़ी फटकार लग रही है तमाम बम्बई हाई कोर्ट से लेकर के पूरी प्रशासनिक मशीनरी को और सरकार को। तो आप किस तरह से लेते हैं और अब आगे सरकार का क्या होना है? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि परसों के दिन ही जीडी बख्शी साहब जो हैं वो राष्ट्रपति महोदय से मिले थे, महामहिम से मिले थे, उनकी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनसे प्रार्थना की है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अभी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो अर्नब के केस में हो, चाहे वो 1000 जर्नलिस्टों के खिलाफ हो एफआईआर की कार्रवाई, या जो भी अभी सुशांत सिंह मर्डर प्रकरण में और जो इसके अपना रिया चक्रवर्ती के केस में हुआ है, तो जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, तो उस आधार को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो ये जो पावर जो होती है हमारे संविधान में, वो पावर सिर्फ राष्ट्रपति को होती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर जो है किसी स्टेट का वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और आपका जो एक तरीके से आपको खतरा है वहाँ के जनता को, तो उनके पास में वो आधार है, वो ताकत है। दूसरी चीज़ ये है कि अनुच्छेद 131 में, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद है, उसके तहत क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंटर है, वो किसी भी स्टेट या कोई भी स्टेट सेंटर के खिलाफ जो है, सेंट्रल स्टेट के डिस्प्यूट जो हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास में ताकत है, उस एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उस केस को लेने की। तो ये दो लीगल रास्ते हैं, सेंटर के पास और राष्ट्रपति महोदय के पास में। अब राष्ट्रपति महोदय जी के पास के संज्ञान में ये बात है। अब देखना ये है कि राष्ट्रपति महोदय जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, उसके बाद में वो अपना क्या रवैया इख्तियार करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास भी आधार है अब सुप्रीम कोर्ट सीधा जाने के लिए, कि स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि जिस तरीके से उनकी कार्रवाई इस केस में बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, और एक व्यक्ति का मुद्दा बना के नहीं, कारण कि आप एक व्यक्ति का मुद्दा लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये उचित भी नहीं है। लेकिन अब अर्नब के केस में आज अर्नब अब एक व्यक्ति नहीं है, अर्नब जी खुद एक मूवमेंट हैं। अर्नब जी ने जिस तरीके से मतलब जो है एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, और वो एक तरीके से जो हमारे संविधान की चौथा पिलर जिसे कहते हैं मीडिया, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आज के समय में, उसके फेस हैं आज वो, और उनको दबाए जाने की कोशिश की है। तो जो बाकी तीन जो संविधान की जो पिलर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस केस को देखा जाए और इस केस के अंदर जो है उचित कार्रवाई की जाए। तो राष्ट्रपति महोदय के पास में सिर्फ जीडी बख्शी साहब ही नहीं, उनके पास कई जो है खत गए हैं
दुनिया भर से जितने भी लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देखते हैं, और अर्नब जी की फॉलोइंग जो है वो सिर्फ भारत में नहीं है। अर्नब जी की फ़ैन फॉलोइंग जितने भी हमारे NRIs हैं, चाहे वो विभिन्न देश के विभिन्न कोनों में रहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कई देश जो हैं वहाँ से लोग वीडियो बना बना के उनके सपोर्ट में भेज रहे हैं। तो क्योंकि आज अब ये मसला उस स्तर पे पहुँच गया है, इसलिए आज जिम्मेदारी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो भी जितने भी कानूनी रास्ते हैं उनको एक्सप्लोर करे। आज आप देखेंगे तो हरीश साल्वे जी ने भी CBI जांच की मांग की है इस पूरे केस के अंदर, क्योंकि अब ये केस जो है वो, क्योंकि अभी पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस का केस है, पॉलिटिकल वेंडेटा का केस बन गया है। तो अपना हरीश साल्वे जी ने आज अपने आर्गूमेंट में ये बात कही थी कि इस पूरे प्रकरण की CBI जाँच होनी चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं मानता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करना चाहती है अर्नब गोस्वामी को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको अपने हाल पे छोड़ रखा है जैसा कि सोशल मीडिया पे बातें फैल रही है। लेकिन जो भी काम होगा वो नियम और कानून प्रणाली के हिसाब से होगा, कानून प्रक्रिया के हिसाब से होगा। तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, उसके बाद में जो भी होगा राष्ट्रपति महोदय के पास एक ऑप्शन है ही स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, उन्हें करनी भी चाहिए स्टेट इमरजेंसी, बिकॉज हर व्यक्ति जो कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एडवोकेट है, जो भी मतलब राइट टू लाइफ का एडवोकेट है, वो इस बात को नहीं नकार सकता कि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है। सर, जिस तरह से जो ये बात तब आई, ये कहानी तब बनी जब एक संवेदनशील मामले में किसी एक उभरते हुए कलाकार के जो है हत्या हो जाती है, उसको हत्या को जो है सुसाइड में बदलने के काम होता है। उसकी जो मैनेजर होती है दिशा सालियान, उसका भी मर्डर होता है कुछ दिन पहले, एक हफ्ते के अंदर में दोनों का मर्डर हो जाता है। और जब उसको परत दर पर खोलने की बात हुई, तब जब तथ्य सामने आए, जब उन्होंने रिपोर्टिंग की, तो यहाँ पता लगा कि बहुत बड़ा जाल जो है ड्रग्स का जो है पूरा, जिस ड्रग का पूरा बॉलीवुड में छाया हुआ है, और उसके तार जो है विदेशों में, पाकिस्तान, चाइना, तमाम जगह जो है विदेश, गल्फ कंट्री, तो वहाँ से वो जो कि बहुत बड़ा जो है अपराध है, और बहुत बड़ा जो है हमारे नई जनरेशन को किस तरह से जो है हरास कर रहा है, और जनरेशन के साथ साथ हमारे कल्चर को भी जो अफेक्टेड कर रहा है। क्योंकि जो कलाकार जो हमारा टीन एजर्स है, वो इस तरह से अपने आइकॉन करके देखता है, और जिस तरह से उनका एक्टिविटीज़ होती है इन कलाकारों को, नशे में करते हैं वो, अब पता लग रहा है कि वो नशे में जो है इस तरह से हरकत करते हैं, उससे जो बच्चे जो हैं उसी तरह से हरकतें जो है आम पब्लिक प्लेस और इसमें करते हैं। तो सबसे बड़ा जो है, अब फिर दूसरी बात आई उसमें नेपोटिज्म की। वहाँ पर जो बड़े बड़े जो है तथाकथित जो वो बैठे हुए हैं, बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, महानायक हैं, चाहे बिग बॉस हैं, तमाम वो लोग अपने जो है लोगों को वहाँ पे सेट कर रहे हैं। जो बाहर का जाता है उसको एंट्री नहीं मिलती है, जो अपना कुछ करना चाहता है। तो इसमें अगर ये बातें जब उठी हैं, तो इसमें ये बात आई है कि अर्नब गोस्वामी को किस तरह से ये अब ड्रग्स का पेडलर, और उसमें ये लगता है कि संलिप्तता जो है एक राजनीतिक स्तर पे भी थी। तो उनकी विधानसभा में भी, महाराष्ट्र की विधानसभा में भी चर्चा होती है कि बंदा इस तरह से बातें क्यों उठा रहा है, क्योंकि सच्चाई उठाने, इसका मतलब है कि सच्चाई उठाने का कैसे दबाया जाए। तो ऐसे लुंज-पुंज जो सरकार जो बैठी हुई है उसका क्या कर्तव्य है, क्योंकि सरकार इसलिए बनाते हैं कि, क्योंकि सरकार इसलिए बनती है कि ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखे, और इस तरह से जो माफियापन है, जो ड्रग्स का जो मामला है, उसको अपराध पे जो है अंकुश लगाए। तो आप इस सरकार को किस तरह से देखते हैं, क्या संदेश देना? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर अब एक बहुत बड़ी समस्या है महाराष्ट्र में। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना होगा कि सरकार कैसे बनी थी। ये कोई जनता का मैंडेट नहीं था। जनता का मैंडेट तो जो कांग्रेस और एनसीपी उसके खिलाफ था। सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पे बीजेपी को मिली थी। बीजेपी ने 107 सीटें जीती थी 146 में से। शिवसेना के साथ उनकी युति थी, उनका गठबंधन था। लेकिन जो भी राजनीतिक कारणों से जो भी आपस में उनके बीच हुआ, तो सरकार जो है ये एक नेचुरल अलायंस नहीं था। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसे आप कह सकते हैं तीनों पार्टियों के बीच था, जिनके आपस में कोई आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। शिवसेना जो है उसकी आइडियोलॉजी अलग रही है, एनसीपी की आइडियोलॉजी, एनसीपी खुद कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी ने एक पार्टी बनी थी, कांग्रेस जो है वो एक अलग पार्टी। तो 3 अलग अलग पार्टियां जिनके आपस में कोई आइडियोलॉजिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है अपना विचारधारा को लेके, वो सरकार खिचड़ी सरकार ही हो सकती है। और खिचड़ी सरकार में जितने भी लोग हैं जो इस तरीके के मामलों में लिप्त थे, उनके खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया था अर्नब गोस्वामी जी ने। तो अर्नब गोस्वामी एक तरीके से प्रतीक बन गए पूरे ड्रग मूवमेंट के अगेंस्ट। ड्रग मूवमेंट को ड्रग को जो है उनको हटाना है, उसे ख़त्म करना है, ताकि वो एक तरीके से जो हमारे कल्चर है, हमारे जो सोशल जो एक हमारा फैब्रिक है, जो हमारे यूथ है, वो उस तरीके की चीज़ों में ना आ पाए। दूसरा जो एक गोरख धंधा चल रहा था बॉलीवुड में,
तो उस चीज़ को देखते हुए एक चीज़ बड़ी साफ़ है कि अर्नब जी ने बीड़ा उठाया था उस चीज़ का, और अर्नब जी ने उस चीज़ से खुद अकेले लड़ने की कोशिश की थी। अब क्योंकि सिस्टम में वो लोग खुद इन्वॉल्व थे, जो लोग इस तरीके के रैकेट को, इस तरीके के माफिया को चलाते हैं, तो एक तरीके से अब अर्नब जी जो है वो वहाँ पे अकेले पड़ गए। अर्नब जी के साथ उन्होंने इस तरीके से उनके खिलाफ फॉल्स केसेस, उनके खिलाफ में टीआरपी स्कैम, फिर ये जो एक नया केस लेके आए हैं मनगढ़ंत सा, इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। तो ये चीज़ बड़ी साफ़ है कि स्टेट जो है, सरकार जो है वो व्यक्ति से बड़ी नहीं है। व्यक्ति जो है वो वोट देता है तब सरकार चुनी जाती है। आज क्या हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने सरकार चुनी है उसने तो वोट दिया था बीजेपी को। आप सीधी सी बात है, इस बात को कहने में क्या लाज शर्म है कि अगर आज बीजेपी 288 सीटों पे या 260 सीटों पे खड़ी होती तो वो 150 सीटें भी पार कर लेती। कोई बड़ी बात नहीं। जब 146 पे 107 आप लेके आ सकते हो तो 288 पे तो आप 200 आते। तो जाहिर सी बात है, जनता की जो पसंद थी वो बीजेपी थी। शिवसेना को भी जो वोट वहाँ पे मिले थे वो बीजेपी के वोट थे। वो चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो मुख्यमंत्री बने, इसलिए वो वोट शिवसेना को दिए गए थे। तो एक तरीके से शिवसेना ने वहाँ के लोगों के साथ में विश्वासघात किया, पहली बात। दूसरा, क्योंकि मामला अभी भी जो है कोर्ट के संज्ञान में है दिशा सालियान वाले में, तो उसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो राज्य सरकार वहाँ पे है वो पूरी तरीके से गलत कार्यों में लिप्त है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहे जर्नलिस्ट की हो चाहे किसी भी व्यक्ति को, उसको बचाने में नाकाम रही है। और सबसे खेद की बात यह है कि जो हाई कोर्ट है वो भी इस बात का संज्ञान लेने पे राज़ी नहीं है। और आज अगर, जैसा मैंने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में नहीं कूदता तो उन लोगों की एक तरीके से ये जीत होती। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का, जैसा आपने बात कही, तो बिल्कुल तार जुड़े हुए हैं और ये हर व्यक्ति समझता है। इस बात को कुछ अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अर्नब के साथ जो प्रक्रिया हो रही है वहाँ पाकिस्तान में, उसको बड़ी वाहवाही मिल रही है वहाँ पे। तो वहाँ के लोग बड़े खुश हैं इस बात से। वहाँ लोग तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ के जो सिस्टम है वो बड़ा खुश है वहाँ से, इस बात से कि भाई जिस तरीके से अर्नब का जिस तरीके से अर्नब को बेल रिजेक्ट हुई थी और अर्नब जो हैं वो रॉ केस तो अब इन बातों का कोई आधार नहीं है कि वो किस एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं। वो भारतीयता की बात करते हैं, वो ड्रग्स के ख़िलाफ़ हैं, वो अपना नेपोटिज़म के ख़िलाफ़ हैं, एक इंडस्ट्री में जो गलत चीज़ें हो रही, पनप रही है, उसके ख़िलाफ़ है। तो हम भारतीयों को, हम हिंदुस्तानियों को उनका साथ देना चाहिए। और इतने जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग हमारे NSA हैं और इतना स्ट्रॉन्ग हमारा इंटेलिजेंस है, रॉ है, कि वो हमारे देश को बचाने में लगी हुई है। और सरकार जिसकी कड़ी प्रतिबद्धता है इस चीज़ को लेके कि भाई उन्हें जितने भी जो हमारे देश के ख़िलाफ़ में कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको रोकना है हमें। तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी रची गई है, जिसमें हमारी, अब जिसे कह सकते हैं हम अनफॉर्चुनेट हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टी उस खेल का में एक तरीके से वो जो हैं वो पॉन है उसके अंदर। तो असली बात यही है कि इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। जो इस तरीके की जो सक्रियता इन लोगों की बढ़ गई है हमारे देश में, सक्रियता इस हमारे सिस्टम में बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र से आज ये चीज़ शुरू हुई है। अगर हम सही वक्त पे इस चीज़ को नहीं समझें और हम भारतवासी एक नहीं होते, हमारा समाज एक नहीं होता है, तो कल को हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कल को आज वो लोग महाराष्ट्र में, कल वो दिल्ली के तख्त पे भी आ सकते हैं। और ये एक तरीके से जो शिवसेना सोचती इस बात को कि हम एक राष्ट्र पार्टी हैं, पहले तो उन्हें बात समझनी होगी कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो एक राष्ट्र पार्टी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक राष्ट्र पार्टी है, जिसके साथ वो NDA में थी। और NDA में जब तक बाला साहेब थे तब वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उस पार्टी ने निभाई है और NDA कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। लेकिन अब बहुत दुर्भाग्यवश है कि आज इस तरीके के राजनीतिक समीकरण हो गए हैं जिस वजह से आज शिवसेना हमारे साथ में नहीं है। लेकिन शिवसेना, मुझे ऐसा अभी भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस बात को समझेगी और संजय राउत जी जो हैं वो भी इस बात का संज्ञान लेंगे, उस बात को समझेंगे कि ये उनकी बेहतरी के लिए भी होगा और महाराष्ट्र की जनता की बेहतरी के लिए भी होगा कि वो वापस जो है वो NDA में आएँ। इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये इस्तीफ़ा दें। और ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे कि जो होम मिनिस्टर हैं, पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन वहाँ पे वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। गृह मंत्रालय अभी वहाँ का जो है वो NCP के पास में है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बदनामी हो रही है पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट तक में आज कम से कम 1.5 घंटे उन्हें फटकार लगाई है।
तो इसलिए ये एक तरीके से बहुत ही मतलब ये बाइंडिंग है एनसीपी पे और शिवसेना के ऊपर कि शिवसेना इस बात को समझे और अपने सिर्फ पर्सनल जो एम्बिशन है उसका त्याग करें और उसको जो है एक तरफ साइड में रखें, और जो कि मेन उनकी हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी इतने सालों की युति रही है स्वर्गीय बाला साहब जी के समय से, उस चीज़ पे वापस आएँ। परमबीर सिंह जो वहाँ के कमिश्नर हैं, एक पब्लिक सर्वेंट हैं, जो लोक सेवक होते हैं, वो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि जैसे कि जो राजनीति से प्रेरित होकर और दबाव में, या उनको अपने शपथ का पता नहीं, तो इस तरह से जो नौकरशाह है उसको क्या एक्शन होना चाहिए? नौकरशाहों के ऊपर जो है वो तो एक्शन जो है वो सरकार बदलने के बाद नहीं तो कोर्ट ही ले सकता है। और कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगी। जो परमबीर सिंह जिस तरीके से अभी ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे, तो जो उनके राजनीतिक आका जब पावर से हटेंगे तब इनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई होगी। और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट को आज अभी तक जो ऑर्डर है, अभी ऑर्डर आने में थोड़ा समय है, पढ़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता है कि इस तरीके के जो जनरल डायर के किस्म के जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो पब्लिक की पूरी तरीके से मतलब उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करते और एक बदले की भावना से ही हमेशा कार्रवाई करते हैं, तो इस तरीके के जो पब्लिक ऑफिशियल हैं, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हों, आईएएस अधिकारी हों, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और उनको पर्सनली जो है वो एक तरीके से लायबल होने चाहिए उस भुगतान के जो मेंटल हैरेसमेंट अर्नब गोस्वामी ने सहा है उनकी वजह से इतने समय तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।